हेलो एंड वेलकम टू एक्सक्यूज मी सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इमानुएल कांट की क्रिटिक ऑफ जजमेंट, उसका जो फर्स्ट पार्ट एस्थेटिक जजमेंट उसके बारे में। इसके अंदर कांट ने 3 टॉपिक्स की बारे में बताई। एक, थ्योरी ऑफ आर्ट यानी आर्ट के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। दूसरा, एस्थेटिक जजमेंट यानी किस तरह से एस्थेटिक जजमेंट कर सकते हैं और कैसे एस्थेटिक प्लेजर क्रिएट होती है। और तीसरा, एस्थेटिक्स एंड मोरालिटी। कांट ने समझाने की कोशिश की कैसे एस्थेटिक्स हमारी मोरालिटी पे मायने रखती है। थ्योरी ऑफ आर्ट के अंदर उन्होंने बताई वर्क्स ऑफ आर्ट आर इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल बिकॉज दे रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन जीनियस। आर्ट का जो काम होती है वो इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होती है क्योंकि वो जीनियस आदमी के जरिए से आई है। नेक्स्ट, वर्क्स ऑफ आर्ट मस्ट डिस्प्ले ए पर्पस। आर्ट की एक पर्पस होनी चाहिए। जैसे कि आप सोच सकते हैं ट्रेजेडी के बारे में। ट्रेजेडी की एक पावर होती है जो हमें सिखाती है कि कैसे खुद पर कंट्रोल होनी चाहिए। नेक्स्ट, artist is a gifted person and allows him to translate an intangible aesthetic idea into a tangible work of art. So, आर्टिस्ट की कुछ क्वालिटी होती है जो आर्ट के अंदर एक मिस्ट्री क्रिएट करती है। एक ऐसा मिस्ट्री जो हम टच नहीं कर सकते बट उसकी प्लेजर फील कर सकते हैं। उसके बाद आर्ट की जो 3 कैटेगरी है उसके बारे में डिस्कस करी। नंबर 1, आर्ट ऑफ स्पीच, जिसके अंदर रेटोरिक और पोएट्री के बारे में डिस्कस करी। नंबर 2, पिक्टोरियल आर्ट्स, जिसके अंदर स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, ये सारी चीज लेकर डिस्कस करी। और नंबर 3, आर्ट ऑफ द प्ले ऑफ सेंसेशन, जो डिफाइन करती है म्यूजिक और आर्ट ऑफ कलर, यानी कि एक तरह की पॉलिशिंग। म्यूजिक एक ऐसा चीज है जो हमारे सेंसेशन को टच करती है। कांट ने आर्ट को ओपेरा के साथ कंपेयर की। ओपेरा के अंदर पोएट्री भी है, म्यूजिक भी है और इसका जो बेस वो स्टेज का लेकर खड़ा है। उसके बाद कांट ने एस्थेटिक जजमेंट के ऊपर कमेंट करी। जब हम किसी चीज को देखती है तब उसकी ब्यूटीफुलनेस हमें एक प्रकार की प्लेजर देती है, वही एस्थेटिक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एस्थेटिक जजमेंट्स। They are judgment of the agreeable, judgment of the beautiful और judgment of the sublime। कांट ने बताई 3 चीजों से एस्थेटिक प्लेजर आती है, किसी की ब्यूटीफुलनेस से, किसी की सबलिमिटी से और किसी चीज के ऊपर समर्थन करने से। सबलिमिटी का मीनिंग है इंपॉर्टेंस। जजमेंट ऑफ द एग्रीएबल, वॉट एवर ऑब्जेक्ट हैपन टू अस इज पर्सनली प्लेजर और पेन एंड देयर इज नॉट यूनिवर्सलिटी। सो जजमेंट ऑफ द एग्रीएबल सब्जेक्टिव तो है पर यूनिवर्सल यानी सार्वजनिक नहीं। जैसे कि कोई सारे बच्चे होते हैं, वो डॉग के ऊपर ढील फेंकती है, उसमें उनको मजा आते हैं, पर
कोई ऐसा भी होता है जो उसे देखकर रोने पड़ता है। तो कुछ इसी तरह का है ए जजमेंट ऑफ द एग्रीएबल। और सबसे इंपॉर्टेंट, जजमेंट ऑफ टेस्ट। किसी ऑब्जेक्ट की ब्यूटीफुलनेस कैसे जज करें और कैसे उस जजमेंट से एस्थेटिक प्लेजर निकल आए, इसी के बारे में डिस्कस की। कांट ने 4 मोमेंट्स के बारे में बताई, जो कि है सब्जेक्टिव और डिसइंटरेस्टेड, और यूनिवर्सलिटी, और पर्पसिवनेस यानी पर्पसलेस पर्पसिवनेस, और नेसेसिटी। सो फर्स्ट मोमेंट, subjective or disinterested. You have to appreciate it, and this is undesirable. You have no profit in it. आपका एप्रिसिएशन तो होगी उस चीज के ऊपर, बट उस चीज से आपका कोई फायदा यानी प्रॉफिट नहीं है, उससे आप डिजायर नहीं कर सकते। सेकेंड मोमेंट, यूनिवर्सलिटी। यू हैव ए थॉट दैट एवरीवन शुड प्रेज द ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका ब्यूटीफुलनेस की जो सोच है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, वो सोच सभी में होनी चाहिए, यानी कि ये यूनिवर्सल है। थर्ड मोमेंट, पर्पसिवनेस। इट हैज ए पर्पस बट इट हैज नो स्पेसिफिक पर्पस। कांट ने ये वर्ड यूज किया ये समझाने के लिए कि इसका एक पर्पस है, बट आप कोई स्पेसिफिक पर्पस दे नहीं सकते इसके बारे में। ये एक पर्पसलेस पर्पसिवनेस है, आप कोई स्पेसिफिक पर्पस दे नहीं सकते इनके बारे में। और फोर्थ मोमेंट, नेसेसिटी। दो इट इज यूनिवर्सल बट नो वन कैन शेयर योर प्लेजर बिकॉज यू आस्क फॉर द प्लेजर। ये यूनिवर्सल यानी सार्वजनिक तो है, पर इसकी प्लेजर आपको ही आएगा क्योंकि ये प्लेजर आप ढूंढ रही थी। यू सीक फॉर इट, और इस तरह से आएगी ब्यूटीफुलनेस की प्लेजर आपके अंदर। और नेक्स्ट कांट ने सबलिमिटी के बारे में बताई कि सबलाइम जजमेंट कैसे आए। When we face things that dwarfs the imagination and make us feel teeny and insignificant in comparison to them. So, किसी चीज का इम्पोर्टेंस सोचकर जब खुद को उनके सामने इंफेरियर यानी कि फीके पड़ जाता है, तब उस चीज की सबलिमिटी रियलाइज होती है। नेक्स्ट, when we face something so large that we can't capture its magnitude satisfactorily and we experience a feeling similar to vertigo. जब किसी चीज का ग्रेटनेस और वैल्यू हमारे सोच के बाहर है, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड हम लोग सेटिस्फैक्टोरीली मेजर नहीं कर पाती और हमारे दिमाग घूमने लगती है उसे देखकर, तब उस चीज का सबलिमिटी से एस्थेटिक प्लेजर आती है। यानी कि कोई ऐसी चीज जो देखकर हमारी दिमाग घूम जाए, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल को देखकर हमने कुछ नहीं कह सकते, स्पीचलेस हो जाते हैं। उसकी जो सबलिमिटी वो हम जज नहीं कर पाते, और वही से आते हैं उसका ग्रेटनेस का वैल्यू, क्योंकि हम लोग उस ग्रेटनेस को मेजर नहीं कर पाते। तो ऐसे ही आते हैं जजमेंट ऑफ द सबलाइन। इस तरह से ही जजमेंट ऑफ द सबलाइन हमारे अंदर बिल्ट होती है। लास्ट पार्ट, एस्थेटिक्स एंड मोरालिटी।
In Kant's aesthetic theory, beauty is a symbol of morality, and Kant holds that a cultivated sensitivity to aesthetic pleasure helps to prepare the mind for moral cognition. So, क्रिटिक ऑफ जजमेंट की फर्स्ट पार्ट में जो आखिरी चीज कही वो है एस्थेटिक कैसे हमारे मोरालिटी डेवलप करती है। एस्थेटिक प्लेजर एक तरह की मोरालिटी है, मोरालिटी का सिंबल है। हमारी जो सेंस है, जो एक्सपीरियंस्ड सेंस है, वो एस्थेटिक प्लेजर की जरिए से हमारी ब्रेन को प्रिपेयर करते हैं और एक नैतिक बोध लाते हैं, जैसे कि हमारी मोरालिटी का ग्रोथ हो। इसलिए एस्थेटिक प्लेजर का एक रिलेशन है मोरल थ्योरी पर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कांट के एस्थेटिक जजमेंट समझ चुके होंगे।